हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरेंद्र चौधरी एंड वेलकम बैक टू स्टूडियस आइल्स। हमारी इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं टेंसेस की और प्रीवियस दो टेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। दैट वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आज जो तीसरी टाइप हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमने स्ट्रक्चर करना कैसे है, राइट। वी विल बिगिन विद फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस विच इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या रूल होना चाहिए, किस रूल के अकॉर्डिंग हमने एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है, राइट। सो सबसे पहले आप देखिए, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यू विल यूज एन ऑक्सिलरी जो हम प्रीवियसली भी कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी और उस सेंटेंस को हमने क्लोज करना है एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ऑल राइट, वी हैव एन एग्जांपल, आई विल हेल्प यू। आई विल हेल्प यू में क्या हमारा रूल फॉलो हुआ है, लेट्स सी। आई इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट, will is the auxiliary that we are supposed to use in future indefinite tense। उसके बाद verb first form की हमने बात की थी, तो हमारे पास help जो कि verb first form है और हमारा sentence जो close हो रहा है that is with an object। you is playing the role of object। okay, so अगर हम इस sentence को, क्योंकि हमारे पास कई बार जो situation आ जाती है वो ये है कि हमने ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहां पे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करना है, यहां पे हमने ये वाला रूल यूज करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ट्रांसलेशन की हेल्प लेते हैं, राइट। तो अगर हम ट्रांसलेशन को प्रीव्यू में रखें तो हमारे पास इस सेंटेंस की जो एक्चुअल ट्रांसलेशन है वो ये है कि मैं आपकी मदद करूंगा, करूंगा, राइट। इट रिप्रेजेंट्स समथिंग दैट इज येट टू हैपन। ये फ्यूचर में होने वाले किसी एक्शन को डिपिक्ट करता है, राइट। उस एक्शन को अगर हमने डिफाइन करना है, ऑब्वियसली मैं आगे जाके आपको जो हम यूजेस की बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट कहां कहां यूज होता है, वहां पे आपको बता दूंगा कि अलग अलग सिचुएशन में कहां हमने ये स्ट्रक्चर्स यूज करने हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रहे हो तो आपको इस सेंटेंस के मीनिंग को ठीक से देखना होगा और फाइनली ये सेंटेंस एंड कैसे होता है, करूंगा, करूंगी, करेंगे, ऐसे जो मार्कर्स होते हैं वो हमें फ्यूचर की तरफ लेके जाते हैं और फ्यूचर में हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है वो आपके सामने है, राइट। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, अफर्मेटिव में। ये है हमारी दूसरी एग्जांपल। इट सेज इट्स अ लेंथियर सेंटेंस एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि एक आपके पास सिंपल एग्जांपल होगी, उसके बाद एक थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल हम रखेंगे जो थोड़े से एडवांस्ड स्टूडेंट्स के काम आएंगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमें लेंथियर सेंटेंसेस भी स्ट्रक्चर करने होते हैं, चाहे वो राइटिंग है चाहे वो स्पीकिंग है, तो इट विल हेल्प यू, राइट। ओके, सो इट सेज वी विल लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लाइन नेक्स्ट ईयर। We will launch a new product line next year. We is the subject of the sentence, will is the auxiliary, launch is the verb first form, a new product line is the object, next year is simply the marker. Obviously it is a part of object, but this is the marker of this being in future, right? Moving ahead, next type of sentence which is known as negative sentence। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में वी हैव ओनली वन एडिशन विच इज नॉट, क्योंकि नॉट के साथ हम उस एक्सप्रेशन को नेगेटिव बनाते हैं और नॉट की प्लेसमेंट कहां है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है हमें, राइट। सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास ऑक्सिलरी आएगी और ऑक्सिलरी के बाद हमने नॉट प्लेस करना है एंड इट विल बी फॉलोड बाय वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द सेंटेंस एंड फाइनली द सेंटेंस विल एंड विद an object। आइए एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू। दे विल नॉट प्ले अ मैच, राइट। दे, यहां पे एक सब्जेक्ट है, विल एज आई टोल्ड यू ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं, नॉट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटेंस बीइंग नेगेटिव, राइट। प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ मैच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, राइट। इसकी हम ट्रांसलेशन भी एक बार देख लेते हैं। वे कोई मैच नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले अ मैच, वे कोई मैच नहीं खेलेंगे, खेलेंगे
is the expression of it being in the future. Okay, another example of negative sentence. This is, she will not attend the business summit next week as she is unwell. Right? हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है she की फॉर्म में, will आ गया, auxiliary, not negative expression, उसके बाद verb first form attend की फॉर्म में, the business summit next week as she is unwell. ये इन वन वे ये एक पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है, हालांकि ये जो है सेंटेंस कहीं ना कहीं आगे जाके एक और क्लॉज ऐड कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ कंसर्न टू बी नोटेड राइट नाउ, है ना। इसको अब आप सिर्फ यहां पे आप सिर्फ एक पूरा ऑब्जेक्ट लेके चलना है इसको, राइट। सो यहां तक हमारी वर्ब आ गई, और वर्ब के बाद जो पूरा पार्ट है उसको हम इस रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। और तीसरी टाइप जो है हम पिछले टेंसेस में भी हमने की थी, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जहां हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने कौन सा रूल फॉलो करना है, राइट। इसमें क्या होगा, जस्ट लाइक अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हमने ऑक्सिलरी को आगे ले जाना है। ऑक्सिलरी विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसकी प्लेसमेंट आएगी, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और फाइनली हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। और सेंटेंस को हमने क्लोज कैसे करना है, विद एन इंट्रोगेटिव मार्क, डोंट फॉरगेट इट। ओके, सो वी हैव अ सेंटेंस एज एन एग्जांपल, इट सेज विल यू रीड दिस बुक। विल ऑक्सिलरी है, यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, दिस बुक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ट्रांसलेशन आप एक बार देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, क्या आप यह किताब पढ़ेंगे। विल यू रीड दिस बुक, क्या आप यह किताब पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन का मेरा सिंपल सा मकसद ये है कि अगर आप कहीं भी इंग्लिश को सीखने के लिए अपनी वर्नैकुलर को यूज कर रहे हो, ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, जब आप पास्ट की बात कर रहे हो, तो आपके सेंटेंसेस एंड कैसे हो रहे हैं। This will actually define the role of the tense being either present or past or future. तो इसीलिए ये ट्रांसलेशन मैंने इसके साथ यूज किया है, so that आपके लिए इजी हो जाए कि ये जो सेंटेंस हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस को हम प्रॉपर रूल के साथ एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है। ये रूल अगर हम एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। दिस इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांसलेशन मेथड हियर। ओके, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। इट सेज will they participate in competition next year. So now this is your task. You can establish the whole rule, you can correlate the whole rule with this sentence by yourself, and you can pause the video here and you can do it at your own convenience. Okay, so our next task is to understand the uses of future indefinite tense. हमने इसको यूज करना कहां है, the most important thing. क्योंकि रूल्स हमने समझ लिए, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, हमें यह पता चल गया कि हमने एक फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना कैसे है, उसमें कौन से हमने रूल्स फॉलो करने हैं, राइट। किस तरह के सेंटेंसेस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कहां होगा, दिस शुड बी अवर नेक्स्ट टास्क। ऑलराइट, सॉरी फॉर दिस स्लाइड, वी विल मूव टू दिस वन। यस, ओके, सो इट सेज we use future indefinite tense to denote the future action that is not taken place yet, जो अभी नहीं हुआ है, राइट। जो एक्शन अभी परफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, जो होने वाला है या जो होगा, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस, दे विल मीट मी टुमारो। ऑफ कोर्स टुमारो इज येट टू कम, राइट। सो उसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक्शन होगा लेकिन आने वाले टाइम में होगा, तो वहां पे हमने क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन और फ्यूचर अजम्पशंस, कि किसी की ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर क्या होने वाला है वो अज्यूम करने के लिए, जब स्पीकर या राइटर कुछ अज्यूम करता है, तो एट दैट टाइम how do we use it, and mostly this form is used in speaking form, right?
It says, I believe India will win the match. This is my opinion or assumption, I would say, right? There must be a match that might be scheduled tomorrow. कल शायद कोई मैच होने वाला हो, जैसे कि कोई भी मैच जब आप देखना हो आपने, आप एक assumption लगाते हैं ना, आप सोचते हैं कि आपको क्या लगता है, right? तो इसमें वही चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि जो मेरी ओपिनियन है, आई बिलीव इंडिया विल विन द मैच. जब आप एक assumption लगा रहे हो, जब आप एक किसी रिजल्ट को, किसी आउटकम को एज्यूम कर रहे हो, राइट, या अपनी ओपिनियन स्टेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप ये वाला टेंस यूज करते हो. ओके, सो द थर्ड यूजेस, इट सेज future indefinite tense is also used to describe the action that is decided or planned at the time of speaking or before, right? कोई भी एक्शन जो डिसाइड हो चुका है कि ये होगा, उस टाइम पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं. जैसे कि इट इज रेनिंग सो आई विल टेक एन अम्ब्रेला. सो वो डिसीजन क्या है? दिस इज आई विल टेक एन अम्ब्रेला. राइट नाउ, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि इट इज रेनिंग, ऑब्वियसली दिस इज द सिचुएशन. सो आगे मैंने क्या करना है, फ्यूचर में मैंने क्या करना है, राइट? दिस इज अ डिसीजन आई एम टेकिंग, एंड द डिसीजन इज आई विल टेक एन अम्ब्रेला. This is depicted in future indefinite tense, right? So this is how we structure future indefinite, and these are the situations where we are supposed to use the future indefinite tense, right? I hope I am very much clear about it, and you can go through this video once again. You can make your own sentences, you can view the rule only, then you can make your own sentence associated with that rule, and it will really help you to know and understand tenses in a much better way. Thank you so much.